नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 8 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 का नाम है बच्चों मंगर। आप अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी परिचित व्यक्ति के स्वभाव को भली प्रकार जानते होंगे। यदि आपने कोई पशु पाल रखा है तो उसके बारे में भी आपको सब कुछ मालूम होगा। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर उपर्युक्त में से किसी एक पर रेखा चित्र सोचिए और कक्षा में सुनाइए। उनका नाम और आपसे संबंध क्या है, स्वभाव कैसा है, क्या पहनते हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है, कब प्रसन्न होते हैं और कब नाराज होते हैं, क्या काम करते हैं, आपके साथ उनका संबंध कैसा है, मोहल्ले पड़ोस में उनके संबंध कैसे हैं, किन सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं और कैसे, उनकी कोई विशेष आदत या क्रियाकलाप। तो बच्चों आपने ये सब बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है पिटारे में? मजबूत कद काठी का मंगर बहुत परिश्रमी हलवाहा था। वह लोगों की खेती बाड़ी का काम बड़े ही मनोयोग से करता था। हालांकि उसका स्वभाव अक्खड़ था, लेकिन उसके परिश्रम और कार्य के प्रति ईमानदारी के कारण सभी उसके आगे नतमस्तक रहते थे। वृद्धावस्था भला किसे छोड़ती है? मंगर को भी उम्र के प्रभाव ने धीरे धीरे असहाय, अशक्त और जर्जर बना दिया था। इस रेखाचित्र को पढ़कर कुछ जानिए, कुछ समझिए और कुछ गुनिए। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा अपनी आवाज के हाहास से ही बैलों को भगाता। मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे याद आता है हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि ना जाने मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। आजकल जब मंगर अशक्त जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं, और जब वह झल्लाता है उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की अपनी छड़ी खोजता या खींचकर गालियां बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और उसको मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पूत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी जिसकी शादी में उसने इतनी दरिया दिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो दामाद ने ऐसी उपेक्षा दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वाभिमान? गरीबों में भी स्वाभिमान? लेकिन मंगर की खूबी यह भी रही है, मंगर ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर मेरे बाबा का सम्मान करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है। किसी की क्या मजाल जो मंगर को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाली नित दिन की गालियां तो दूर की ही बात। ऐसा क्यों? इसका खास कारण मंगल का यह हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली बार में ही मिट्टी भुरभुरी हो जाती। मंगर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों में आर पार घूमकर तय कर लेता और वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी की देखरेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान लठ लेकर पड़े रहते तो भी वे जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी फसल की, खलियानों में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चिंत सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ
फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए। कभी कभी वह रूठ जाता था और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबकी सिर आंखों पर उसका रूठना और उसकी मनौती होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफी कहा सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं गई, मतलब कोई बुलाने भी नहीं गया। रुपए हैं तब हलवाहे ना होंगे, तो कोई नया हलवाहा लेकर खेत जोत गया। उधर का दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगर देख, उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है, उनके पास रुपए हैं, 1000 हलवाहे मिलेंगे तो तेरा भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है, मंगर ने इसका जवाब दिया। और इसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फाल लग गया। खेत में हल तो चला लेकिन ना ठेला हुआ ना मिट्टी मिली। फिर खेत पर बैठे दिन भर हलवाहे को ठुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगर के बिना काम चल नहीं सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी मकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ। कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है, मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा। मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। मकोलिया हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है, मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी। यूं ही नोक झोंक मान मन्नत। फिर मंगर अपना हलवाहा का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इशारा समझिए। जहां गांव भर के हलवाहे को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी स्वर्ण की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े करके दोनों बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर लौट आती। लेकिन कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसी कद्र उसे कहीं नहीं मिली। मंगर का स्वभाव रूखा और बेलौस रहा है। किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टूक बातें, 2 टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नजर से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक थे हमारे मजले बाबू। मेरी तकदीर फूटी और वह शायद इसलिए भी कि मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहां पहुंचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहां ऊंच नीच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से गिर ना जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूं। ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटता गया। मंगर मेरे बारे में कहता कि मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब जब 2-4 दिन के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को वहशत रही है। हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता।
उसे धोतियां मिली हैं। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या? यों भी बाबा और चाचा साल में जब तब धोतियां दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर पर ही सिंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढकती। यों साधारणतः वह हमेशा नंग धड़ंग रहता, और मैं कहूँ मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंग साजी और नक्काशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उभार रखा था। पहलवानों की तरह उसमें अस्वाभाविक उभार नहीं थे। जांघें, छाती, भुजाएं सब में जहां जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए, बस उतना ही। ना कहीं मांस का लौंदा, ना कहीं सूखी काट, एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। लेकिन आज मंगर वह नहीं रहा जो कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा धता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू, सूखी हाड़ ठाठ भई भारी, अब का लादब है व्यापारी। उसके शरीर में मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर पर व्यंग्य चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने कभी किया ही नहीं। आज खाए और कल को झक्के, ताको गौरख संग न रखे का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उसने इस निरस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तर्कस में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के लिए नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ हल्के फुल्के काम लिए गए, लेकिन यह भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब एक ही उपाय रह गया था, उसे पेंशन मिले। लेकिन हलवाहों अर्थात अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर ने जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगर के शब्दकोश में उसका सदा अभाव ही रहा। इसके बदले आज भी वही बेलौस बातें, झड़प झिड़कियों की आंच, जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे। अर्थात जब मंगर किसी कार्य को करने के लायक नहीं रहा, तब शायद उसका जीवन यापन दया भरे वचनों से हो सकता था, लेकिन उसे सामने वाले की दया भी मंजूर नहीं थी। वह कोई लाग लपेट नहीं करता था, इसीलिए दया करने वाले उससे दूर रहते थे। आगे चलते हैं। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उनसे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे सींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झांझर भी नहीं पाते अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं हो। उसकी अर्धांगिनी मकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं। मंगर जर्जर झरझर हो गया, लेकिन मकोलिया अभी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संग्रह कर लेती है और दोनों प्राणियों की गुजर चल जाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन छीजती जाती है। मकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी शारीरिक ढांचे में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती,
ना किसी को मुंह लगाती और ना किसी की गलत बात बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा मानो काली सापिन के फन पर पैर रखा, लेकिन मकोलिया में सिर्फ फुंकार मात्र है। दशन और विष का आरोप उसके साथ महा अन्याय होगा। बच्चों, यहाँ एक दिमाग लड़ाने योग्य प्रश्न है। अगर आपको कोई असहाय वृद्ध भीख मांगते हुए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आप किस प्रकार से सहायता करना चाहेंगे, ये बताइए। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है यह मकोलिया। मंगर आज भी वही मंगर है, मुंह का बेलौस या फूहड़ कहिए, लेकिन मकोलिया वह नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों के बिसर जाने का प्रयत्न करता, उस भगवान ने पिछले साल उसकी और दुर्गत कर दी। उसे जोरों की अधकपारी उठी। मकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दाल चीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। बाईं कनपटी और आंख पर भी लगा दिया। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, मकोलिया हुक्म बजा लाई। लेकिन यह क्या, जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया, कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ठाड़स दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मैं घर पर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंद रजाई में लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम की आवाज होती रही। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के ढेर के निकट एक काला सा अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता। यह क्या? चौंक कर उठा। उस और बड़ा, यह तो मंगर है। सुना था मंगर को अर्धांग मार गया है। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते? यह देखो चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन ऊब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर पड़ती है। कैसा करुण दृश्य है। और इस पाठ के लेखक हैं बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी। रचनाकार से परिचय करते हैं बच्चों। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। वे एक सफल पत्रकार और संपादक रहे। उन्होंने राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 8 वर्ष जेल में काटे। उन्होंने युवक, तरुण भारत, कर्मवीर, तूफान, जनता, चुन्नू मुन्नू आदि पत्रों का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र संग्रह है, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें निबंध है, अम्बपाली, नई नारी, सीता की माँ, संघमित्रा, शकुंतला, अमर ज्योति, तथागत, सिंगल विजय, राम राज्य, नेत्रदान, गांव का देवता, नया समाज, विजेता नाटक है, विद्यापति की पदावली संपादन इत्यादि। 7 सितंबर 1968 को बेनीपुरी जी का निधन हो गया। ध्यान धरने योग्य शब्द देखें बच्चों। रेखा चित्र विधा से परिचय, कार्य निष्ठा, पुराने ग्राम्य जीवन से परिचय, वृद्धों के प्रति सम्मान। मूल्य परक प्रश्न, वृद्धावस्था व्यक्ति को अशक्त, एकाकी और उपेक्षित बना देती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए? बच्चों, वृद्धावस्था में वह व्यक्ति जो कभी
ताकत से परिपूर्ण था, अपना हर कार्य स्वयं कर लेता था, आज अशक्त, एकाकी और उपेक्षित जीवन जीता है, क्योंकि अब उसका शरीर इस योग्य नहीं है कि वह चल फिर सके। आज उसकी बातें युवा वर्ग को एक बोझ प्रतीत होती हैं। हम इस संबंध में यह कर सकते हैं कि अपने वृद्ध जनों को, जो हमारे आसपास हैं, उन्हें प्यार और आदर दें और सदैव उन्हें सहयोग दें। शब्दार्थ हैं बच्चों, जिनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अर्थ में आपको बताऊंगी, आपने इन्हें याद करना है। भगवा, केसरिया रंग का वस्त्र, सैफरन कलर। मुरेठा, छोटी पगड़ी, सिर पर बांधने का कपड़ा, स्मॉल टर्बन। पैना, बैल हाँकने की लचकदार छड़ी, गोड। हाहास, जानवरों को हाँकने की आवाज, कैटल रनिंग साउंड। कुटमैती, नातेदारी, रिश्तेदारी, रिलेशन। मजमुआ, संग्रह, पाठ के संदर्भ में संग्रह स्थल, अ प्लेस ऑफ कलेक्शन। वितृष्णा, अरुचि, रिलक्टेंस। ठुकारी, काम करने के लिए टोकना, इंटरप्ट। गुस्ताखी, अशिष्टता, धृष्टता, इनडिसेंसी। अर्धांगिनी, पत्नी, वाइफ। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, एक्सीलेंट। आरजू मिन्नत, खुशामद करना, फ्लैटर। चीजती, क्षीण होना, कमजोर होना, स्क्रीचिंग। परिहत, हल्का मूठ, जिसे पकड़कर हल चलाया जाता है, हैंडल ऑफ प्लो। विसर, भूलना, फॉरगेट। बेलौस, खरा, सच्चा, निष्पक्ष, ट्रुथफुल। अधकपारी, माइग्रेन की बीमारी, माइग्रेन। वहशत, उदासीनता, अपैथी। अर्धांग, लकवा रोग, पैरालिसिस। आगे चलते हैं बच्चों। उच्चारण एवं श्रुत लेख हेतु शब्द हैं यहाँ। हट्टा कट्टा, स्वाभाविक, वितृष्णा, गृहस्थ, अर्धांगिनी, बलिष्ठ, उत्कृष्ट, आशीर्वचनों, शारीरिक और अर्धांग। अभ्यास कार्य देखेंगे। बीमारी का इलाज योग्यता प्राप्त वैद्य या डॉक्टर से करवाना चाहिए। किसी के कहने पर स्वयं किसी दवा या नुस्खे का प्रयोग नुकसानदेह हो सकता है। क्यों, बताइए बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं सोच के दीजिए। मंगर कौन था? मंगर हलवाहा था। मंगर की खूबी क्या थी? मंगर की खूबी यह थी कि वह परिश्रमी था, आलस नहीं करता था, वह अपने काम को गंभीरता के साथ पूर्ण करता था। मंगर का स्वभाव कैसा था? मंगर का स्वभाव बेलौस था, उसमें कोई भी लाग लपट नहीं थी। वह एक सच्चा, ईमानदार व स्पष्ट व्यक्ति था। मंगर खेती का कार्य करने योग्य क्यों नहीं रहा? बुढ़ापे के कारण मंगर खेती का कार्य करने योग्य नहीं रहा। अब आती है बच्चों कलम की बारी। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मंगर को किनसे स्वाभाविक स्नेह नहीं था? बच्चों से। मंगर बैलों को क्या मानता था? साक्षात महादेव। लेखक ने बुढ़ापे के प्रहारों के लिए ढाल किसे कहा है? पौष्टिक भोजन को। प्रश्न 4 देखेंगे। मंगर की आंख किससे खराब हो गई? दालचीनी के लेप से। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों। प्रश्न 1 है, जब लेखक ने होश संभाला तो मंगर को किस रूप में देखा? जब लेखक ने होश संभाला तो उसने मंगर को हमेशा ही हलवाहे के रूप में देखा, जो निरंतर उसके घर में खेतों को जोतने का कार्य करता था। लोग मंगर से बदजुबानी का साहस क्यों नहीं कर पाते थे? मंगर परिश्रमी और ईमानदार होने के साथ साथ अक्खड़ प्रवृत्ति का युवक था। वह दूसरों से दो टूक बात करता था। लाख लबट उसके व्यवहार में नहीं थी। यही कारण था कि लोग मंगर से बदजुबानी का साहस नहीं कर पाते थे। मंगर कैसा भोजन पसंद करता था? मंगर को सदैव 1.5 रोटी घर से आती थी। रोटी भी ऐसी हो जो सुवर्ण की हो और अच्छी तरह पकी हो और उस पर कोई ना कोई तरकारी अवश्य रखी हो। वृद्धावस्था में मंगर के परिवार की गुजर बसर किस प्रकार हो रही थी?
वृद्धावस्था में मंगर के परिवार की गुजर बसर उसकी पत्नी के कारण हो रही थी, जो गांव भर में छोटे छोटे काम करके अपनी जीविका हेतु अन्न जुटा लेती थी। मंगर को देखकर लेखक की आंखें क्यों सजल हो उठी? लेखक की आंखें मंगर को देखकर इसलिए सजल हो उठी क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने सदैव बलिष्ठ, बलवान और हट्टा कट्टा देखा था, आज उसके सामने जर्जर अवस्था में अर्धांग से पीड़ित वह बार बार गिर पड़ रहा था। बस इसी कारण लेखक की आंखें सजल हो गई। अब आते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देना है। किसान मंगर से ही खेती के कार्य क्यों करवाना चाहते थे? मंगर के शारीरिक गठन का वर्णन कीजिए। मंगर की आंख कैसे खराब हो गई थी? मंगर के स्वभाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर पर व्यंग्य चित्र मात्र रह गया है। मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्दी ढाल सकती हैं। इसका उदाहरण है यह मकोलिया। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैलों के सींगों में लटकन बांधता क्या? यों भी बाबा और चाचा साल में जब तब धोतियां दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर पर ही सिंगार रही। गोवर्धन पूजा के दिन क्या होता था? गोवर्धन पूजा के दिन बैलों के सींगों में लटकन बांधी जाती थी, जो कि मंगर नई धोती लेकर ही बांधता था। मंगर को शादी ब्याह में क्या मिलता था? मंगर को शादी ब्याह में लाल धोतियां मिलती थीं। गद्यांश से दो तद्भव शब्द चुनकर उनके तत्सम रूप लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें, गद्यांश को पढ़ें और तद्भव और तत्सम शब्द लिखें। ज्ञान झरोखा देखेंगे। अधकपारी या आधा शीशी आम सिरदर्द से अलग एक विशेष प्रकार का सिरदर्द होता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे माइग्रेन की बीमारी कहते हैं, जिसमें रह रहकर सिर में एक तरफ बहुत ही चुभन भरा तेज दर्द होता है। इसमें सिरदर्द के साथ साथ गैस्ट्रिक, जी मचलाना, उल्टी, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आते हैं पाठ के व्यवहारिक व्याकरण की ओर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सौभाग्य, दुर्भाग्य, सख्त, नरम, मात, जीत, मालिक, नौकर। बाकी सभी शब्दों के विलोम शब्द बच्चों आप स्वयं लिखें। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहां से आपको उपसर्ग लेने हैं। बे, तो नया शब्द बनेगा बच्चों बेजुबान। बा, बाकायदा। बद, बदनीयत। इसी तरह से आप यहां पर शब्द बनाएंगे। अध, अध खाया। बाकी सभी शब्दों में उचित उपसर्ग आप स्वयं जोड़ेंगे और नए शब्द बनाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को सामासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, चार राहों का समूह, चौराहा। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है।
दोनों पदों के बीच आने वाले विभक्ति चिन्ह को, से, के लिए, का, की, के, में पर लुप्त हो जाते हैं। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रसोई घर, रसोई के लिए घर, जलमग्न, जल में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। द्वंद्व समास में क्या होता है, जहां दोनों ही पद प्रधान हो और दोनों ही अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, एवं तथा या अथवा योजक शब्द आए, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, भला बुरा, भला या बुरा, चाय कॉफी, चाय या कॉफी। प्रश्न 3 देखेंगे, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर है हट्टा कट्टा, तो हम इसे लिखेंगे बच्चों हट्टा और कट्टा। सिर दर्द, सिर का दर्द। मान मन्नत, मान और मन्नत। दो चार, दो या चार। और फिर है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की पूजा। नोक झोंक, पाप पुण्य और पीड़ाग्रस्त, इन पदों का विग्रह आप स्वयं करेंगे। जो शब्द किसी कार्य के करने या होने, किसी वस्तु अथवा पदार्थ की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे मनीषा ने गीत गाया, यहाँ गाया क्रिया शब्द है। इसी प्रकार जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है, तो वह उसकी सहायक क्रिया कहलाती है। इसे रंजक क्रिया भी कहते हैं। नेहा कपड़े धो रही है, इस वाक्य में धो मुख्य क्रिया है तथा रही है सहायक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में मुख्य क्रियाओं और सहायक क्रियाओं को अलग करके लिखिए। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, तो भागते मुख्य क्रिया है यहाँ पर और रहे हैं सहायक क्रिया है। इसी तरह काम चल नहीं सकता, सकता यहाँ पर सहायक क्रिया है और चल यहाँ पर मुख्य क्रिया है। खिला देता था, खिला यहाँ पर मुख्य क्रिया है और देता था यहाँ पर सहायक क्रिया है। बनाया गया था, बनाया यहाँ पर बच्चों मुख्य क्रिया है और गया था यहाँ पर सहायक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके काल लिखिए। हमें काल लिखने हैं। मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया था, भूतकाल। मकोलिया ने लेप बनाकर मंगर के ललाट पर लगाया, यह भी भूतकाल। एक अस्थि पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, वर्तमान काल। और इन दोनों वाक्यों के सामने आप काल स्वयं लिखें। आगे चलते हैं बच्चों। योग्यता आधारित क्रियाकलाप जो आपको करने हैं अपनी योग्यता के अनुसार। अनुच्छेद लिखिए। अपने परिवार या पड़ोस अथवा विद्यालय के किसी व्यक्ति के स्वभाव की कुछ विशेष बातों का उल्लेख करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। अनुभव सुनाइए। मंगर की तरह आपके जीवन में रूठना मनाना अवश्य ही होता होगा, ऐसा अपना कोई मजेदार अनुभव कक्षा में सुनाइए। प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। हेल्पेज तथा रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। इनके बारे में इंटरनेट से पता लगाकर एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। रेखा चित्र पढ़िए। राम वृक्ष बेनीपुरी महादेवी वर्मा ने अत्यंत सजीव रेखा चित्र लिखे हैं। पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इनका कोई रेखा चित्र खोजकर पढ़िए। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।